हम लोगों के पास देखिए बहुत बहुविकल्पी प्रश्न है जो यूपी बोर्ड के पेपर में आते रहते हैं। बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी 20 क्वेश्चन ही है। ये शायद मॉडल पेपर ही है यूपी बोर्ड का, पता नहीं। जो भी हो, हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो देखिए, हम लोग पहले नियम से पूरे समझने की कोशिश करेंगे, केवल आंसर देने से मतलब नहीं है। अभाज्य किसे बोलते हैं? जो अभाज्य मतलब जो भाग ना जा सके, भाज्य मतलब जिसमें भाग जा सके, पूरी पूरी विभाजित हो सके, तो अभाज्य होना चाहिए। लेकिन सह मतलब साथ में अभाज्य होने चाहिए। तो मतलब दो दो संख्याओं का जैसे ग्रुप है, दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो वो सह अभाज्य कहलाएगा। वो संख्या भाज्य हो सकती है, लेकिन साथ में वो अभाज्य की तरह व्यवहार करेंगे। तो देखिए, दोनों में 2 का भाग जाएगा, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, तो ये नहीं सही है, इसको हटा दीजिए, ये गलत ऑप्शन है। इसमें 31 और 93 भाग जाएगा किसी का। देखिए, पहले 14 और 35 में 7 का दोनों में जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें 36 18 3, ये भी सही है। बी 18 का गुणनखंड करिए, क्या आएगा? 2 3। 25 3 से विभाजित होता है? नहीं होता, तो ये सहभाज्य है। 31 और 93 नहीं, 31 में 31 का भाग चला जाएगा, 93 में भी 31 का भाग चला जाएगा, 93 में 31 का भाग चला जाएगा 3 बार में। अरे 3 त्रिका 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये है। एक ही केवल ऑप्शन सही होगा। मतलब यूपी बोर्ड ऐसा थोड़ी पेपर बनाएगा कि अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य से नहीं मतलब है, वो भाज्य हो सकते हैं लेकिन साथ में अभाज्य होंगे। मतलब कि ऐसी दोनों, मतलब किसी संख्या से विभाजित ना हो दोनों। जैसे देखिए, ये किससे विभाजित हो? आपने गुणनखंडों से, तो इसके गुणनखंड क्या है? 2 3 है, बस यही है। 2 3 3, तो 3 3 तो एक ही है, तो 2 और 3 है। तो क्या ये 2 और 3 से विभाजित है? नहीं है। ये केवल 5 और 5 से मिलकर बना है, तो ये 5 से ही केवल विभाजित हो सकता है 25। तो यही कहने का मतलब, इसीलिए ये स अभाज्य है। मतलब स मतलब साथ में अभाज्य है। अब समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल चीज है, ये सिंपल चीज है। अब यहाँ पे आते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए, ब्रैकेट में है a प्लस 1 ब्रैकेट बंद x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो a और b का मान होगा। हम लोगों को a b का मान ज्ञात करना है। इसमें शून्यक मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब कि x का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। मतलब x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य, यानी इसके बराबर 0 कर दे, वही मान होता है। तो वो क्या होता है? x के मान को कर दे। तो x बराबर यहाँ पे क्या हो दिया है? 2, और x बराबर क्या दिया है? दूसरा मान -3। द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मान, मतलब 2 मान ऐसे आएंगे। x के 2 मान होते हैं जो कि इस बहुपद के बराबर शून्य कर दे। तो बाकी हल कर लेते हैं, इन्हीं जानकारी से हल कर लेते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 0। शून्य की बात करेंगे तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि बहुपद का मान जो x का मान शून्य करेगा उसे ही क्या बोलेंगे? शून्यक बोलेंगे। शून्यक यानी शून्य करने वाला मान, x का शून्य करने वाला मान। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या है? 2, इसको रख दीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, स्टेप से मतलब ना, ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। ऐसे ज्यादा लंबा चाहिए ना, 2 दूना 4, और इस 2 का गुणा करेंगे इन सबों में तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2a प्लस 2। इसमें भी करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में जो है वो एक संख्या है, उस टोटल में उसका गुणा होगा। ये क्या था? b है, ये b है, 6 नहीं है, ये b समझिए। यहाँ पे देखिए बराबर 0, ये एक समीकरण हो गया। लेकिन ये देखिए 4 और 2 जोड़ सकते हैं, तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6। कहीं भी लिख सकते हैं, ये प्लस लिखने का मतलब नहीं। एक समीकरण ये बन गया। अब ये वाला मान रख के दूसरा समीकरण बना सकते हैं, तो इसी मान को रखिए। हम लोग लिख ही देते हैं, इसको पास ला देते हैं अच्छे से। अब इसको पास लाना पड़ेगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं भी रखिए, हम लोगों को क्या करना है? समीकरण यही है। देखिए, ये इक्वेशन है, इसके शून्य की बात हो रहा है, यानी इसका मान 0 होना चाहिए। अभी उसके x के मान को शून्य कहेंगे। अब -3 वाला मान रखते हैं, ये मान कितना हो जाएगा? 9। -3 में -3 का इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, और ये भी -3। हाँ ठीक है। और 9 में से 3 घटाएंगे, क्या आएगा? 9 में से 3, 9 प्लस था 7 आएगा। सिंपल
ये 3a है। 9 में से 3 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा। हाँ, यही आप कहना चाहते थे, ठीक है, हम समझ गए। ऐसे ही हमें बताया करिए तो हमसे गलतियां कम होंगी। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को घटा दे। अब देखिए दोनों में दो चर है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए या तो विलोपन विधि या तो प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे विलोपन विधि अच्छे से होगा, दोनों को घटा देंगे तो क्या मान आएगा, इसको हटा देते हैं तो अब इस वाले मान को मिटा ही देते हैं। कल हम लोगों को मान से मतलब था। अब बाकी जो रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड हो रहा है तो जो वो है वो बैक करके देख लेंगे वीडियो को। तो आप लोग तो समझ ही रहे हैं। देखिए इसको घटाना है, घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। तो ये देखिए प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया। हम लोगों का मान क्या आएगा, यहाँ पे लिख दें। देखिए 6 भी कैंसिल हो गया, 2a में 3a जुड़ जाएगा। देखिए ये माइनस था लेकिन इसको घटाना था तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5a हो गया बराबर 0। तो a बराबर क्या गया 0। अब ये देखते हैं a बराबर 0 कौन सा मान है, ये मान है। तो बाकी b का मान हम लोग को ज्ञात करना ही नहीं है। हाँ बताइए। देखिए यहाँ 2a है 3a है, तो 2a 3a 3a घट रहा था पहले से ही, तो घट रहा था उसको क्या करना था, घटाना था। तो जो, हाँ यार हम बता रहे हैं। अच्छा हम समझ गए, आप लोग कम प्रो है, हमारे इतना अभी प्रो नहीं है, लेकिन आप लोग हाँ उस पार ही ले जाएंगे, सही कर रहे हैं। 0/5 उस पार गया तो 0/5 मान क्या आएगा, 0 को 5 भागों में बांटेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे आते हैं, इसमें से भी हम लोग देखेंगे कि कितनी गलतियां हुई। देखिए अगर कोई गलती हो रहा होगा तो उसे हम लोग बाद में सुधारेंगे, अभी आंसर की जांच भी करेंगे लेकिन पूरा हल करने के बाद। तो हमसे गलतियां होती रहती हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ में ठीक से आ रहा है तो वो आप लोग समझ लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न क्या है, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n क्या है, n क्या होगा कि वो 8 से विभाज्य होगा। अब जानते हैं, पहली बात सुनिए, 8 किससे मिलके बना है ये देखना पड़ेगा। 8 हाँ 2 गुणे 4 या 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 8 केवल 2 से ही मिलके बना है। 8 का गुणनखंड 2 केवल है। तो अगर इस संख्या में 2 होगा, 2 मतलब इसका गुणनखंड होगा तभी ना 2 को काट पाएगा, पूरा पूरा विभाजित कर पाएगा। जैसे इसका गुणनखंड रूप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 16 ही है, 16 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 3। अगर 16 में किसी संख्या का भाग देना है तो किसका भाग जाएगा, हाँ 16 की जगह पे इसको 12 बना लीजिए अलग अलग। देखिए ये 12 2 और मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 3 से ही मिलकर बना है, तो 12 में किसका भाग जाएगा, या तो 2 का जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा, या तो 3 से भाग जाएगा। इसके अलावा किसी से भाग जाएगा पूरा पूरा, नहीं जाएगा। हाँ अब इन दोनों से जाएगा तो ये 2 गुणित 2 ही तो है, या 6 से जाएगा तो ये तो 2 गुणित 3 ही तो है, तो मतलब इनके गुणनखंडों से ही भाग जाएगा। तो अगर 8 किससे मिलकर बना है, केवल 2 गुणित 2 गुणित 2 से ही मिलकर बना है, तो इसमें ये होना चाहिए 2, वो एक सम संख्या होनी चाहिए। ये तो सम संख्या कैसे होगा, n स्क्वायर है, n का 2 बार गुणा करें, स्क्वायर का मतलब कि किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसमें एक घटाना भी है। हाँ इसको देखिए, ये एक अजीब प्रश्न है, ये मजेदार है। इसको आप लोग पहले से जानते रहेंगे तो हल कर पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो n स्क्वायर जानते हैं किस रूप का है, इसकी खासियत अब देखना पड़ेगा। देखिए इसको विभाजित करने के लिए इसमें 2 होना चाहिए गुणनखंड रूप में, लेकिन वो कैसे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम लोग ये तो जान सकते हैं कि इसकी खासियत क्या है, ये किस प्रकृति की संख्या है n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है एक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, हाँ अब जानते हैं, सही बोल रहे थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है वो सूत्र, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, और यही चीज है। तो इसका क्या हो जाएगा, n माइनस यहाँ हो जाएगा, ये वाला कलम हमें अच्छा लग रहा है, n माइनस 1 n प्लस, और देखिए n से एक कम हो रहे हैं और n से एक ज्यादा हो रहे हैं, तो कितने कदम n से पीछे। देखिए जैसे 8 होता तो 8 से एक कम कर दे तो क्या आता 7, और 8 से एक ज्यादा जाते तो क्या आता 9, ये दोनों विषम संख्या होंगी। लेकिन 8 से विभाजित होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, क्योंकि उसमें 2 होना चाहिए, सम संख्या में ही 2 हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये n किस टाइप की होनी चाहिए, देखिए सम होगा तो क्या होगा, सम में एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे सम संख्या 8 है उसमें एक घटाए तो विषम संख्या आ गया, एक जोड़े तभी विषम संख्या आ गया। तो ये अगर सम संख्या होगा, ये विषम संख्या होगा
तभी हम लोग देखिए पूर्णांक संख्या तो हो नहीं सकता, प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब थोड़ी 8 से विभाजित होंगी। जिसमें 2 हो वही 8 से विभाजित होंगी, 2 का गुणनखंड हो या 4 का। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वो विषम संख्या हो। क्यों? जैसे कोई विषम संख्या बोलिए, कम होने की, कोई भी 3 5, हाँ 5 ही देखिए जैसे, ठीक है। अब देखिए 5 हो गया, 5 ले लिए, n का मान 5 ले लिए, तो 5 में से 1 घटाएंगे और 5 में से 1 जोड़ेंगे, तो इसके मान के बराबर होगा, इस मान के बराबर होगा, n स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, क्योंकि n स्क्वायर 1 किसके बराबर है, इस संख्या के बराबर। तो इस रूप में होगा। तो ये क्या है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और इसमें 1 घटाएंगे 6, दोनों में कम से कम इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या 8 से विभाजित होगा, 6 चौको 24, 8 त्रिका 24, ये विभाजित हो गया। तो जितने भी विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी उसमें n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। यही स्थिति एक बनता है, क्योंकि विषम होगा तो एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे तो सम संख्या मिल जाएगा, असम संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 8 2 ही से मिलकर बना है, ये मतलब 2 3 बार मिलकर बना है, लेकिन कम से कम 2 बार तो यहाँ मिल जाएगा सम संख्या होने के कारण, और एक मिलेगा तब होगा, नहीं मिलेगा तो उस समय भी नहीं होगा, लेकिन यह एक विषम होगा तभी ये लागू होगा। तो ये सही हो गया। आप ये समझ गए, ये जो है इसका मान होता है n+1 और n-1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, और इस टाइप का है तो एक जोड़ रहे हैं n में, एक घटा रहे हैं, तो n का मान कैसा होना चाहिए, विषम होगा, तभी n का मान दोनों बार सम आएगा, एक जो घटाने पर भी एक जोड़ने पर भी, क्योंकि सम संख्या फिर विषम संख्या फिर सम संख्या, ऐसा चल रहा है गिनती। समझ में आया? ये तो ये आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस सूत्र के रूप में, तो ये रटने वाली चीज है। बताया था पिछली बार की जब क्वेश्चन हल करेंगे तो उसके हल करने का तरीका भी बता देंगे, ये रटने वाला चीज है। हाँ, अगर 8 से अभाज्य रहेगा तो विभाज्य की बात हो रहा है, विभाज्य यानी पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर अभाज्य रहेगा तो सम संख्या करेंगे। हाँ, 8 से अभाज्य की बात मतलब जैसे कि विभाज्य है तो अभाज्य रहेगा, तो अभाज्य मतलब कि जिसमें भाग न जाए, मतलब अच्छा विभाजित न हो, अविभाज्य उसको बोलते हैं, अविभाज्य बोलते हैं, अभाज्य नहीं अविभाज्य, मतलब वो 8 से भाग न जाए, तो 8 से भाग नहीं जाने वाली, तो उसमें 2 3 बार नहीं आना चाहिए उसके गुणनखंड में। हाँ, तो वहां पे सम संख्या लेंगे, सम संख्या लेंगे तो दोनों विषम संख्या मिल जाएंगी, तो मतलब इसके दोनों गुणनखंड विषम हो जाएंगे, तो वहां पे कम चांस होगा ये आने का, मतलब 2 3 बार आएगा तो वो पूरी पूरी विभाजित होगी, बस यही कहने का मतलब है, इतना ही। हाँ, ये अच्छी, ये है ठीक है। अविभाज्य होने के लिए तो वो सम संख्या ले लेते तो वो विषम मिल जाता। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि वो समांतर हो। जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, तो बता दें रेखा का जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा था, ये एक घात का समीकरण है तो इसका ग्राफ सीधी रेखा आएगी, तो सीधी रेखा आएगी अगर, और इसका समीकरण मान लीजिए ये है, इसका और इस वाले का समीकरण मान लीजिए ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का मान सेम होगा एक्स वाई का, ये इस दोनों के लिए हल होगा। लेकिन इसका कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों क्या हो, समांतर हो। तो समान दूरी से चलेंगे, कभी टच नहीं होंगे। समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है कि a1 a2 दोनों का जो अनुपात है और b1 b2 ये बराबर हो, तो ये क्या a1 a2 और b1 b2 क्या बताते हैं, दिशा बताते हैं इस ग्राफ की। a का मान बदलेंगे या b का मान बदलेंगे तो इसकी मतलब ग्राफ की दिशा बदल जाएगी, इस लाइन की, रेखा की, समीकरण की। और c1 क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, c1 c2 क्या ऊपर नीचे केवल ले जाता है उसके मान को, तो वो दूर हटा देगा। हम ग्राफ खींचना दिखा समझाए थे, बस यही चीज होगा। तो ये समांतर होने के लिए प्रतिबंध होता है, ये आपको रटना है। ये 3 प्रतिबंध होते हैं, ये समांतर के लिए प्रतिबंध है, और ये किसके लिए प्रतिबंध है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी दोनों की दिशा अलग है। a1 a2 और b1 b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो दोनों की दिशा अलग है, दोनों की दिशा अलग है तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक हल होगा। और तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होने का मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही समीकरण को दिखा रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, ये अनेक हल होंगे। बस नहीं, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है। हम इसको समझा दें कि a1 और b1 का अनुपात कैसे दिशा बदलता है ग्राफ का, चलिए बता ही देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को इंटरनेट पे आना पड़ेगा। चलिए आ ही जाते हैं। हमारे पास क्या है इंटरनेट के लिए, क्रोम है। ये सब क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ हम बहुत सारे चीज खोले गए, हम नो थैंक्स। वाह, हमें वेबसाइट की मीनिंग नहीं पता है तो बस ऐसे ही लिखते रहे हैं।
वो अपने आप आ जाना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये ग्राफ कैलकुलेटर है, यहाँ पे आप लोग ग्राफ खींचना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एक चर मतलब कि जैसे देखिए ए का मान 2 रखे या ABCD कुछ रख देते हैं, तो वैसे उसका मान बदलना आसान होगा। आप समझ रहे हैं चीजों को? देखिए AX और क्या था प्लस B वाई प्लस C इक्वल क्या करें 0 कर दें। ठीक है, अब इनके लिए स्लाइडर बनाना पड़ेगा, मतलब इनका मान हम लोग बदलना चाहते थे, इसीलिए ABC रखे, नहीं तो देखिए ये सीधी रेखा आ गई। अब A का मान बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये दिशा बदल रहा है, ये भी मान क्या कर रहा है, दिशा बदल रहा है। तो इन दोनों का अनुपात अगर दोनों रेखाओं में बराबर हो, तो ये जितना दिशा बदला होगा और ये जितना दिशा बदला होगा B वाला मान, तो दोनों एक ही मतलब वही दिशा होगी दोनों की, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। और C क्या करता है, देखिए साइड हटाता है, उसी दिशा में अगर दिशा बदले हैं तो ये बस साइड में हटाएगा, तो साइड में हटाएगा तभी तो समांतर होगा। मतलब AB क्या करता है, घुमाता है उस ग्राफ को देखिए यहाँ पे घुमा रहा है, A का मान देखिए, ये B का मान घुमा रहा है ग्राफ को, और C का मान भी घुमा रहा है। देखिए ये और ये, देखिए ये यहाँ से घूम रहा है, वो भी बदल रहा है, ए का मान और बी का मान अलग अलग करने पे, तो ये घूमने वाला जगह भी बदल जाता है। क्या बराबर मतलब सीध में एक बराबर। चलिए अच्छा, इसको 0 0 कर दे रहे हैं, इधर भाग गया, नहीं ये एक एक भाग सकता है इसका मान, ये ऐसे है, ये होगा। चलिए अच्छा, इसका मान टाइप कर देते हैं हम, इसका मान क्या करते हैं कि 2 रख देते हैं, 2, इसका भी मान 2 रख देते हैं, 2 रख दिए, ये देखिए ऐसे हो गया। मतलब कि ये क्या था, x का गुणांक था, x की दिशा की बात कर रहा है, x की दिशा कितना गुना बड़ा होना चाहिए, तो 2 गुना बड़ा होना चाहिए, x का मान जितना आएगा, जैसे 2 आएगा तो उसका 2 गुना करके यानी 4 लिखना है, तो x की दिशा में हम लोगों को 4 जाना है। अब y का मान जो आएगा उसका 2 गुना करना है, इसको ये बता रहा है। अब y का मान ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि वो और ज्यादा हो जाएगा। नहीं ये नीचे क्यों आ रहा है, अच्छा ये माइनस की दिशा में है शायद इसलिए, या जो भी हो, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है ग्राफ, मतलब कम करने पे y का मान कम करने पे माइनस की तरफ जा रहा है, और इधर देखिए ये प्लस की तरफ जाने लगा, और ये माइनस ये प्लस, ये मतलब ऐसे ही घूमता रहता है। आप समझ गए, यही चीज होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये साइड में हटा रहा है, तो यही ये दोनों, इन दोनों a और b का अनुपात दोनों समीकरण के लिए बराबर है, तो 2 समीकरण यहाँ पे होंगे, तो दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी, बस वो हट गया होगा। अब बाकी ग्राफ के बारे में अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस 3 ही चीजें पढ़नी है बस। तो दोनों देखिए, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ये इन दोनों का अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तो उन दोनों की दिशा अलग होगी, तो दोनों एक बिंदु पे काटेंगे, तो वहीं क्या होगा, हम लोगों का एक केवल हल होगा उस समय, अद्वितीय हल उसको बोलते हैं, और मतलब सिंगल हल, उसका दूसरा कोई हल नहीं होगा। और अगर तीनों बराबर होंगे तो वो एक रेखा मतलब एक के ऊपर एक को दिखाएंगे, तो इसके अनेक हल होंगे। तो ये भी स्थिति नहीं है, हम लोगों को समांतर दिखाना है, कोई हल नहीं होगा, कब होगा, जब दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। अब वो ये वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति, बस इसको हाईलाइट कर देते हैं बस। तो ये सिंपल ये याद करना है, तीनों स्थिति को याद करना है, बस इसका आंसर सीधे दे देना है। अब यहाँ पे आते हैं, एक शून्यतर मतलब शून्य के अलावा, शून्य से हटके परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्य के अलावा एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणा क्या हो सकता है, सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों। इसको देखिए जोड़ और गुणा में अलग अलग होता है, तो अब इतना तो हमें अभी याद नहीं है, तो इसको खुद गुणा करके देख लीजिए। अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 का गुणा करें या 3 का करें, गुणा ही तो करना है, लेकिन अगर 1/2 अपरिमेय ही आएगा जहां तक हमें लग रहा है, क्योंकि अपरिमेय वाला हिस्सा तो बचा ही रहेगा। हाँ जोड़ में केवल बदलता है, ये सदैव, अरे यार अपरिमेय करना था, हाँ सदैव अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय वाला हटेगा कैसे, जोड़ में क्या होता है कि जोड़ या घटाना में क्या होता है कि कैंसिल, घटा के खत्म कर सकते हैं, या अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करते हैं तब मान आ सकता है। देखिए अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमेय आ सकता है। या फिर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो अंडर रूट 6 आता, स्क्वायर रूट 6 आता, तो ये क्या है, अपरिमेय अब है, लेकिन ये क्या है, परिमेय है। 2/1 लिख सकते हैं इसके मान को। गुणा में मतलब अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा कुछ भी आ सकता है, परिमेय अपरिमेय दोनों, लेकिन केवल अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा जब भी करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये बात, ये परिभाषा है, ये परिभाषा है, कुछ समझ में आया तो नींद है मेरा, पेपर में भी जाके सूत जाइएगा। क्या यार, 6वां प्रश्न आते हैं।
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और एवं दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर दीजिए। ये विविधकर के बारे में है, विविधकर के बारे में पता है, उत्तर दीजिए। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल के होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। क्या ये सही है स्टेटमेंट? हाँ यार, ये नहीं, ये तो विविधकर है। विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा तभी उसका वर्गमूल निकल पाएगा। तो उस वर्गमूल वाले मान को एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी है। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। विविधकर ये है, x का मान क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। बस पूरा बात सुनिए ना, पूरा बात सुना तो जल्दी यहाँ काहे जाला, तनके से में आंसर थोड़ी आई। ये क्या है? इतना मान विविधकर इसको बोलते हैं, इसका मान। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना होता है, ये वर्गमूल है और हर एक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, बताया था क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग माइनस की संख्या का भी गुणा करेंगे 2 बार या प्लस की संख्या का, तो माइनस माइनस भी प्लस ही हो जाता है, तो वो वर्गमूल हमें वर्ग करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा। तो माइनस की संख्या का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा। जबकि ये समझिए किसी संख्या का वर्ग है और वो माइनस में आ गया तो उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये बताता है कि x का मान कैसा आएगा। अगर ये मान 0 हो जाए तो केवल हम लोगों का इतना ही मान आएगा, ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा। तो x का केवल एक मान आएगा या दोनों मान बराबर कर सकते हैं उसे। ये मान 0 से बड़ा होगा तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, भले दशमलव में निकले तो वहां पे 2 अलग अलग मान होंगे। और ये मान माइनस में हो तो वास्तविक संख्या में कोई मान हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते। यही बात हुई थी। हाँ क्या? प्लस का टर्म। हाँ, प्लस की संख्या क्या होती है? सुनिए, पूरी बात सुनिए। प्लस की संख्या क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। ये सब 0 से बड़ा ही होगा। तो वही तो पूछा है कि 0 से बड़ा है यानी प्लस की संख्या है, प्लस की संख्या का वर्गमूल निकाल सकता है। इस वर्गमूल वाले मान को एक बार बी में से माइनस बी में से जोड़ना भी है, घटाना भी है, फिर 2a का भाग करना है 2a का। तो क्या इसका ये स्टेटमेंट सही तो है? देखिए, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न यानी अलग अलग। समझ में आया? और 0 होगा तो क्या होगा? दोनों मूल बराबर होने चाहिए, ये भी सही है। समीकरण के 2 बराबर, यहाँ पे से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये स्टेटमेंट पहले देखिए कौन सही है कौन गलत है। समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यही तो बात की थी। ये 0 हो जाएगा तो ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ना घटाना पड़ेगा, तो हम लोगों का केवल मान आएगा b बटे 2a के बराबर x का मान आएगा। तो एक ही मान तो हो गया, या दोनों x के दोनों मान बराबर हो गए। ठीक है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब? जब 0 से छोटा हो ये मान। तो वहीं तो बता दो, 0 से छोटा कौन सी संख्या होती है? माइनस की संख्या होती है। कर्ज में जाएंगे तभी आप 0 से छोटा जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा और माइनस में भी चले गए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि हाँ, मूल नहीं होते हैं वास्तविक मूल। और समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। तो 2 से अधिक कहाँ होंगे? एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, इसके बाद तो और कुछ करना ही नहीं है। तो 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें से सही बताना है कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए, केवल 1 और 2 सही है, 1 2 सही है, हाँ सही है, लेकिन केवल नहीं 3 भी सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। केवल नहीं लगा होता, 1 और 2 सही है तब चल जाता, लेकिन केवल बोला है तो नहीं। केवल 3 2 3 4 सही है, 4 तो सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। केवल 3 और 4 सही है, 4 तो सही नहीं है, गलत हो गया। केवल 1 2 और 3 सही है, हाँ ये है ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, ऐसे सिलेक्ट करना होता है। आपको समझ में आ गया? ओएमआर सीट में ऐसे करिएगा। और हम लोग जब भी क्या कहते हैं कि हाईलाइट करते हैं तो किससे करते हैं? हरे कलम से आंसर को, यहाँ का नियम है। और सूत्र को पीले कलम से हाईलाइट करते हैं, हमारे यहाँ का नियम है। समांतर श्रेणी -5 बटे 2 0 5 बटे 2 का 11वां पद है। ये एक समांतर श्रेणी है, 11वां पद। तो n वां पद का फार्मूला क्या होता है? इसको सफेद कलम से करेंगे। n वां पद का फार्मूला an बराबर, इसको देखिए, इसको बहुत जगह tn भी बोलते हैं, nth टर्म। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस a माइनस a d। एक जगह हम गए थे, इसको tn लिख दिए, सब कहने लगे गलत है गलत है। tn मतलब nth टर्म, और a पहले पद को दिखाते हैं तो पहले पद से मतलब n दूरी पे गए हैं तो nवां पद, मतलब कोई भी दिखा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया होता है, लेकिन एनसीईआरटी में an लिखा है। लेकिन बहुत से जगह पे या विदेश में जो है, अब समांतर श्रेणी तो हर एक जगह होगा श्रेणी, तो वहां पे tn भी लिखा होता है, तो वहां से बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पद क्या है इसका? ऊपर 5 -5
डी कितना है, डी कैसे आता है, किसी एक पद को उठाइए उसका पिछला पद घटा दीजिए, तो जीरो के साथ घटाना, इसमें 5/2 में जीरो घटा दीजिए, ये पद उठा के इसका पिछला पद घटा देंगे, तो जीरो घटाने से मान में फर्क नहीं पड़े, वही सभी लेंगे। जैसे जैसे 5/2 में ही 5 घटा दे, तो 5 घटाते तो माइनस माइनस 2 बार हो जाता, ये प्लस हो जाता, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इसका बटा 2 करना पड़ता, तो 2/2 का गुणा करना पड़ता, तो ये हो जाता 5/2 प्लस 10/2, 10/2 का मान 5 ही आता है, तो वही कहने का मतलब 5 की जगह पे 10/2 लिख देते, इसको मिटा दीजिए, तो 2 बटे क्या हो जाता 15 है, कुछ तो गलती की, अच्छा ये माइनस में भी तो है, ये भी तो माइनस में है, ये मान भी तो माइनस में है, तो ये मान माइनस में है, लेकिन ये मान भी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाता, लेकिन ये माइनस ही रहता, तो ये -5 नहीं, ये प्लस हो जाता, तो हाँ ये वाला माइनस अभी भी रहता, तो माइनस घट जाता 10 में से, तो +5 आ जाता, 5/2। समझ गए आप लोग, ये समांतर श्रेणी है, तो मान के चलेंगे कि ये समांतर श्रेणी है ही, क्वेश्चन में लिखा है, तो डी क्या आ गया 5/2। तो ये भी देखना पड़ता है कि डी का मान है, तो जरूरी नहीं है कि पहले पद में से ही दूसरा पद घटाए, अगर जीरो घटाएंगे तो जीरो को घटाना ही ना पड़ेगा, तो ये ध्यान देंगे, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि जीरो से ये 5/2 गया है, तो अंदर कितना बचा इन दोनों में 5/2 का ही, 5/2 को ढाई बोलते हैं, तो ढाई के अंतर पे जा रहा है, तो इसका an बराबर क्या आ जाएगा, -5 प्लस कौन सा पद याद करना है 11वां, तो n -1 क्या होगा 10 होगा, डायरेक्ट लिख लीजिए, n से कम, n जैसे 11 - 1 लिख दे ब्रैकेट वाले इस मान को, तो बराबर 10 ही आता, तो डायरेक्ट 10 लिख दिया करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, n -1 11वां पद याद करना है तो डायरेक्ट 10 लिख दीजिए, 13वां पद याद करना है तो डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, कंफ्यूजन करना ही नहीं है हम लोगों को, जितना अगर ज्यादा सब तामझाम करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और फिर 5/2 का गुणा कर देना है, तो ये 2 से ये कट गया, 5 आ गया, 25 प्लस -5 बराबर 20, 25 में से 5 घट जाएगा, 5 कम करना था, 25 हम लोगों के पास आ गया, तो ये आंसर हो गया an का, यानी an की जगह पे यहाँ पे 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11वां पद याद कर रहे हैं, तो ये n का ही मान होता है, क्या गया 20, कितना आसान है, इसमें कोई दिक्कत। अब ये आते हैं बिंदु -4 0 4 0 और 0 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, 3 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है निर्देशांक, ये x अक्ष का मान पहले लिखते हैं, y अक्ष का मान बाद में लिखते हैं, ये सबको पता है, तो ये समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु है, ये कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए यहाँ पे बाह की लंबाई बता रहा है, बाह या मतलब की भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है, तो भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ये त्रिभुज कैसे भी एक त्रिभुज मान लीजिए बनाइए, बस देखने के लिए, इसका ये मान लीजिए ए है, ये बी, वो छोड़िए, इसका निर्देशांक मान लीजिए पहला वाला मान है 4 0, इसका निर्देशांक क्या होगा 4 0, इसका निर्देशांक 0 3, तो हम लोगों को बताना है ये कैसा है, तो अगर सुनिए बढ़ा जी ऐसे कैसे सही कर दे, हल करे के, देखिए हल कैसे करेगा पहले एक समझा, जल्दी आए की जरूरत ना, देखा तीनों के निर्देशांक हो गई, ये कर लेना कि शीर्ष के निर्देशांक है सब, हाँ ठीक। अब अगर हे दोनों के बीच की दूरी हेकर दूरी सब तीनों के दूरी बीच की दूरी बराबर हुई तो क्या हुई समबाहु त्रिभुज, अगर हे दोनों के बीच की दूरी सेम होए, हेकर मतलब हेकर दूरी और हेकर दूरी सेम होए, हई अलग होए, का हुई समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों के दूरी अलग अलग आ गई तो का हो जी विषमबाहु त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमने का नहीं जान पावे कि हा कि ना, या हाँ समकोण त्रिभुज तब जान पावेगे जब तीनों के दूरी मिल जी ऊपर पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सके, समकोण त्रिभुज हुई, तीनों स्थिति मिल गई, तो ओकरे पे देखा करे पड़ी तीनों के हई लंबाई चाहिए, ये कैसे आई दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, और वो पाइथागोरस प्रमेय से यह वाला तो चल हल करा, तो मान ला एक ए बी सी लिखे के पड़ी, तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करा, एक क्या वाला x1 - x2 या x2 - x1 कुछ भी लिख सकते हैं, बताए थे पिछली बार, प्लस का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा x2 क्या है x2 4 है, 4 माइनस क्या है -4 है, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा 4 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 8 8 64, डायरेक्ट हल करना है, आप लोग कर लीजिएगा, पेंसिल लेके जाइएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन के लिए कलम से करेंगे फिर मिटाना उठाना हो गया या कुछ हो गया तो दिक्कत होगा। y2 क्या है 0, हाँ ये 0 है, 0 में क्या करना है 0 घटाना है, उसको वर्ग करना है तो 0 ही आएगा, 0 का वर्ग 0 होता है 64 आ गया, इसका वर्गमूल क्या आएगा 8 आएगा, सिंपल। ऐसे ही सबका जल्दी जल्दी ज्ञात कर लेंगे, ए सी का ज्ञात करते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 0 है, x1 क्या है -4 है, -4 घटाना था का वर्ग, अब प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 0, क्या सूत्रवा, तो वो सूत्रवा, अच्छा फिर से लिख दे रहे हैं, d बराबर क्या होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस को d से भी दिखा सकते हैं। अरे यार यहाँ देखा, तू ऊपर मत जा, हमारी बात माना, हम जो कहते हो कि मान ले करे, जो देखा ए से सी के बीच की दूरी ही तो हमने के ज्ञात करते हैं, या दूरी का कहला डिस्टेंस, तो ए बदे डी ई लिखा ला, ई सूत्र है, ई फार्मूला है, एक याद कर ले जा। हमने के फार्मूला की अभी बात कर लिया जाए कि पीला कलम से हाईलाइट कर ले जा, लेकिन ये पीला कलम ठीक ना है का, अरे अच्छा हल्का वाला ले यहाँ, तो ये फार्मूला है, समझ में आ गया, इसी फार्मूले पर रखना है तो रख दिए। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई भी मानिए, बीच दूरी पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 का वर्ग क्या हो गया 16, और ये क्या हो गया 3 माइनस 0, 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही आएगा जी, 3 है। आप 3 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 9, 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, तो ये आ गया 5। देखिए इसकी दूरी 5 आ गई, ये दूरी 5 आ गई, ये दूरी क्या आई थी 8 आई थी, ये दूरी याद कर लेते हैं, ये क्या है BC, BC बराबर अलग कलम से पीला कलम से, BC बराबर क्या आएगा, तो x2 माइनस x1, इसको x2 मानते हैं, तो 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 है, 3 किसी को में से किसी को घटाइए वो फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौका 16 प्लस 3 का 9, तो कितना आ गया 25, और 25 का मान क्या होगा 5 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, तो ये भी 5 हो गया। अब देखिए, अब ये कौन सा त्रिभुज है, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 8 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। आपको समझ में आया, इतना मेहनत इसके लिए करना पड़ेगा, सूत्र लिखना है, ये वाला सूत्र, ये वाला हम सिद्ध भी कराए थे, और इसके बाद अगर नहीं समझ में आया होगा ये सूत्र, तो आप लोग पीछे जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हाँ समद्विबाहु, द्वि यानी दो, समद्विबाहु मतलब कि दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, समद्विबाहु, ये समकोण त्रिभुज है। तीनों क्वेश्चन अलग-अलग है क्या सही है, ये बिंदु है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु शीर्षों का मान है, शीर्ष क्या होता है, ये इसको बोलते हैं, इस कोने को, तो ये शीर्ष ही होता है, तो ये एक बिंदु ही होता है, इस बिंदु का एड्रेस दिया है, निर्देशांक, और समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर, हाँ ये भी जैसे 5 आ जाता, ये भी 5 आ जाता, तो 5 5 5 हो जाता, तो कहते हैं समबाहु है। अगर ये 8 है, ये 5 है, ये 3 आ जाता, या 4 5 मतलब 4 8 9, अरे 8 अरे मतलब 8 5 के अलावा ये मान अलग आता, जैसे 3 आता, तो ये क्या बोलते हैं उसको विषमबाहु बोलते हैं, तीनों का मान पाइथागोरस पर लागू होता तो वो समकोण त्रिभुज बोलते थे, लेकिन वैसी स्थिति आती ही नहीं, इन्हीं सबों में से सिलेक्ट करना था, वो ऐसे ही ऑप्शन बढ़ाने के लिए दिया गया है, क्योंकि उसको यहाँ पे सिद्ध करना थोड़ा अलग दिशा में चला जाएगा। अगला प्रश्न, दो समान कोणीय दो 10 तक ही करेंगे, 10 क्वेश्चन कॉल करेंगे। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उसके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है। दो समान कोणीय त्रिभुजों में, समान कोणीय मतलब उनके कोण समान हो, एक हो गया त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हो गया, इनके कोण क्या होने, दो समान कोणीय यानी बराबर कोण होने चाहिए, और दो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुजों की बात हो रही है, तो इनके तीनों कोण बराबर हैं, में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है, हेल्स का। वाह, तो जन के पता, हमके लगल है कि ना पता हो, कैसे हम एके बतैले रहे, लेकिन उतना डिटेल में ना बतैले रहे। हाँ, इसको हेल्स का नियम कहते हैं, ये मतलब होता है, इसको जैसे इसकी ये झूम आकृति होगी, जिसको समरूप आकृति बोलते हैं, समरूप, समरूप यानी समान रूप, असमान रूप किसका होता है, झूम आकृति का, झूम आकृति, आकृति मतलब बड़ा की गई या छोटा की गई, हाँ इसी का ये झूम आकृति हो गया, या इसका ये मतलब कि झूम आकृति, झूम ये आउट बोलेंगे, इसको इन बोलेंगे, मतलब बड़ा किया गया है, छोटा किया गया, तो हाँ इसका रूप नहीं बदलता, रूप नहीं बदलता मतलब कि भुजाओं के बीच का कोण नहीं बदलता, और ये हेल्स बताए थे। हाँ बस ये हो गया। दिए गए चित्रवा कहाँ दिल गिल रहा, मिट गल हुई, छोड़े जाता। दिए गए चित्र में केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB इस प्रकार है कि, देखिए एक वृत्त होगा, चित्र नहीं दिया है लेकिन हम प्रो हैं तो हम बना सकते हैं, P एक बिंदु होगा, यहाँ से PA और PB खींचा गया होगा,
ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, और ये सेंटर। तो ए पी बी और इसका सेंटर ओ है। ए ये एंगल है 50 डिग्री। तो ओ ए बी, ओ क्या हम लोगों को ये एंगल बताना है, ए बी ओ वाला है, ओ ए बी, ओ यही एंगल बताना है। तो यहाँ देखिए ये 50 है, टोटल ये 50 है, तो ये आधा 25 होगा और ये आधा 25 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको ये दोनों क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसको सिद्ध किए थे। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या कहता है कि भुजा दोनों त्रिभुजों में है, और ये तो बराबर है, तो दो कोण मतलब दो भुजाएं तो बराबर हो गई। बाकी ये यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी हो गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए, ये वाला कोण चाहिए। जैसे ये त्रिभुज हो गया छोटा वाला, इसमें ये कोण मिल जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री ही होगा। इस पे मतलब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये 90 ही होगा, देखने से भी लग रहा है, क्योंकि ये बाहरी बिंदु से खींचा गया है ये, तो हाँ ये 90 ही होगा। तो 90 होगा तो ये एंगल मिल जाएगा। और वैसे भी नहीं भी मिलेगा तो ये कोण पता है, तो इसका ये कोण दोनों संगत कोण होंगे, क्योंकि ये और ये सर्वांगसम होते हैं इस वाली स्थिति में। तो इन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो ये मिल गया। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा। ये कोण मिल गया तो 180 में से इसको घटा देके देंगे तो इन दोनों कोणों का योग मिल जाएगा, और उसको दो भागों में बांट देंगे तो ये कोण मिल जाएगा। सिंपल। तो करिए चलिए। ये कोण का कितना होता है, ये कोण कितना होता है, 90 होता है। 90 ये 25 हो गया, क्योंकि ये टोटल 50 था तो उसका आधा 25 होगा। और हाँ, या फिर ऐसे भी चतुर्भुज से भी ज्ञात कर सकते थे। ये वाला जो चतुर्भुज है, ये कई तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो सारी स्थितियां आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ऐसे आसान होता है। जैसे ये चतुर्भुज है, ये 90 है, ये 90 है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है, 360 बताए थे 360 होता है। तो ये 90 हो गया, और ये कितना 50 हो गया। तो 360 में से घटाएंगे 90 180, 180 माइनस 50। तो 360 में से 180 घटाएंगे तो 180 आएगा, 180 में से 50 घटाएंगे 130 आएगा। तो ये कोण कितना हो गया, 130 हो गया। 130 हो गया, ये 130 हो गया। ये त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। उसमें से एक कोण क्या है, 130 है। और तो कितने कोण बचे, इन दोनों कोणों का योग क्या आया, इस कोण का और इस कोण का योग 50 आया, 50 आया। लेकिन ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि इनके सामने के ये भुजा भी बराबर है। भुजा देखिए जितना ये होगा भुजा बढ़ेगी, ये जितना बढ़ेगा उसका फैलाव भी, कोण क्या होता है, फैलाव या झुकाव को बोलते हैं। तो ये दो भुजाओं का फैलाव उतना ही वो होगा। तो ये 25-25 दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी 50/2 यानी 25 डिग्री आएगा, और यही आंसर सही है। या तो ऐसे कर सकते थे, किससे, चतुर्भुज से। लेकिन आपको इसके गुण मालूम होने चाहिए कि ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और यहाँ 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये यहाँ पे त्रिज्या पर 90 डिग्री बनाता है। और इस कोण को दो भागों में बांटता है, इस कोण को दो भागों में बांटता है, तो ये 25 हो गया। जैसे अब त्रिभुज से निकालना है तो ये 25 हो गया, तो और ये 90 हो गया। तो 180 में से 90 और 25 घटा देंगे तो कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, इतना वाला। तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 में 25 घटाएंगे 5, और ये हो जाएगा 6। देखिए ये 0 है, उधार लेके 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ये 8 हो गया, उधार दिया था 0 को। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 65 हो गया। कौन सा, ये वाला एंगल 65 हो गया। और ये 90 होता है। तो और ये इसको ज्ञात करना है, तो 90 माइनस, अरे यार छोटे वाले त्रिभुज का भी टोटल एंगल 180 होगा, उसमें से 90, ये वाला एंगल 90 की तरह बनेगा, और बाकी 65 डिग्री ये घटा देंगे। तो 90 घटाएंगे तो इसका मान 180 में 90 घटाएंगे तो 90 आएगा, 90 में 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। ऐसे ही आ गया। 25 कैसे भी ला सकते हैं, आप लोगों की मर्जी, हम ज्यादा कुछ करने नहीं जाएंगे इसमें, बस काम खत्म। अब देखिए हम लोग आंसर मिलाने जा रहे हैं। आंसर कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि मेहनत किए हैं तो आंसर मिलाना जरूरी है। पहले का बी सही है, दूसरे का डी सही है। वाह, अरे यार कलम चले लगा, यहाँ भी एक चला है, वो काटे थे, ठीक है, जो काटे थे इसके, हाँ वो था, चलिए काट ही देते हैं। इसके बाद तीसरे का सी, यहाँ पे क्या है, तीसरे का सी विषम संख्या। देखिए यहाँ दिमाग लगाना पड़ा था थोड़ा, इसका तो सिंपल रटना है, आप लोगों को पता ही है, समांतर होता है। ये देखिए ए, ठीक।
सदैव अपरिमेय होगा, ये सदैव अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए कोई चीज कर ही नहीं रहे हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को थोड़ी कैंसिल करेगा। ये 6 अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या ही कैंसिल करता है। इसका डी देखिए, ये विविध कर वाला हो गया। और हाँ, ये देखना जरूरी है, ये समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन हल किए थे, इसमें 20 आया था। 20 आएगा। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा थोड़ी मिलेगा। अभी 10 नंबर का ही हम लोग क्वेश्चन हल किए। कहाँ सही देखा, अब हमके तो पेपर देवे के ना, हम तो समझावत रहिए, तो जन समझत रहा जा, लेकिन यही के प्रैक्टिस कर बजाए के 10 मिनट में खत्म कर दिया जा। उसे 70 नंबर के प्रश्न 150 मिनट तक मिली। 150 मिनट के होला ना, 3 घंटा के होला, 180 मिनट मिली ना। 15 मिनट पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन हल करे लग बजे के पढ़े काहे जी बजा, शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्वेश्चन हल करे के हा, ये थोड़ी के छोड़े के हा, बेइज्जती करो ही बजा, सीधे हल करत जा। यही का दो कि पहले ना शुरू से हल करो सब आई। ऐसे का हो गल कि कौन ऐसा कोनो क्वेश्चन होई कि जो ना विषय में हिंदी में हाँ, हिंदी की बात अलग है। जनाई भाग है गणित में क्रम से चला पहले, हाँ वो आगे पीछे क्वेश्चन कर सकते, उसे मतलब ना बोला। 8वां देखिए, 8वें का क्या है, बी है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका तो दूरी ज्ञात किए थे, तो वो तो होता ही समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका बाद 9वां का क्या है, हिल्स का नियम, ये तो आप लोगों को खुद ही पता था, आप लोग प्रो हैं। 10वां का ये मेहनत किए थे, और ये 10वां का 25 डिग्री ज्ञात किए थे। 25 अरे यार, तो अभी तो शुरुआत है, यो तो देखो 25 डिग्री। 200 क्वेश्चन का हो गया, काम खत्म। तो हम लोग सभी क्वेश्चन सही किए थे। वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो हम नहाए तो सही करेंगे।